हेलो प्यारे बच्चों, आज ज्ञान सागर फैमिली में आपका स्वागत है। और मैं मिस्टर चौधरी आपको वर्क डन जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था कल, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी करके थोड़ा आपके आगे मैं उसको समझाना शुरू कर रहा हूँ। हमने टॉपिक लिया था वर्क। तो वर्क के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि W इक्वल टू F.S यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट ही, डिस्टेंस क्यों नहीं लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट ही क्यों लिया? क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स की भी डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन है, दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए यहां पे डॉट प्रोडक्ट लिया। और इसी डॉट को बच्चों हम पढ़ते हैं W इक्वल टू F/S cos थीटा। ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आज मैं आपको समझा रहा हूं कि टाइप ऑफ वर्क कि वर्क कितने तरह का हो सकता है। नंबर 1 पहले लिखेंगे पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब दूसरा हो गया आपका निगेटिव वर्क, और तीसरा आपका बन गया जीरो वर्क। ये तीन तरह का वर्क आपका बन सकता है। पॉजिटिव का मतलब है अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है और एंगल हमारा क्या बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, एक्यूट एंगल, तो पॉजिटिव है। थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। तो वर्क यहां पे थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है, तो उस केसेस में आपका वर्क कैसा होगा, जीरो बन जाएगा। क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो। W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो। कब, जब थीटा क्या होगा हमारा 90। तो ये मैंने तीन कंडीशन आपको बताई, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये तीन तरह का वर्क आपका बन सकता है, ठीक है। अब उसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ऐसे डायग्राम है और उस पर थीटा ऐसे एंगल लग रहा है, ये आपकी फोर्स लगी ऐसे और थीटा, ये थीटा हमारा इस टाइप से एंगल है। इस वाले डायग्राम में क्या होगा कि अगर हम बॉडी तो ऐसे ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ हो रहा है एस, इधर की तरफ, बट फोर्स जो लग रही है वो ऐसे लग रही है, 190 मतलब 90 से ग्रेट है, तो तब जो है आपका वर्क हो जाएगा निगेटिव। और निगेटिव वर्क सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, आपका फ्रिक्शन में। किसमें, फ्रिक्शन फोर्स, जब आपकी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगी। और थीटा 90 है, 90 का मतलब अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दूं कि एक कूली है, उसने वेट को उठाया और वो उठा के आगे की तरफ चल रहा है, तो क्या कूली वर्क करेगा, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसका मतलब अगर वो वेट उठाता है तब तो वो वर्क करता है, लेकिन जब वो वेट को लेके चलता है तब वो वर्क नहीं करता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। मान लिया ये कूली है, ठीक है, ये कूली है और इसने जब वर्क उठाया, इसकी हाइट h थी, तो तब तो W इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ लिया mgh, मतलब इसने यहां से उठाई बॉडी और यहां रख दी, तब तो फॉर्मूला लग गया mgh, यानी कि उठाने में वर्क किया उसने mgh। लेकिन जब वो उसको लेके चल रहा है तो बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा mg, और डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो इधर की तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, यानी कि वेट तो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट आगे है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो जब दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया तो cos 90 की वैल्यू जीरो होगी, तो W इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब रिजल्ट ये निकला कि कूली जब चलता है तो वो कुछ वर्क नहीं करता, जब वो वेट को उठा के सर पे रखता है तब तो उसने वर्क किया, और वेट को लेके चल रहा है तब वो वर्क नहीं कर रहा है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा जाए कि एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, और ये 10th क्लास में आईसी बोर्ड में क्वेश्चन बन जाता है, एक बॉडी है सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, क्या ये वर्क होगा, क्या वर्कडन कितना होगा, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे वर्क कर रही है तो आपका जो एफ फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगती है, और डिस्प्लेसमेंट है वो इस टाइप से होता है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना, एफ और एस के बीच में 90। आप चेक कर लीजिए, बॉडी ऐसे मूव हुई और सेंटर की तरफ फोर्स लगी तो एंगल कितना हुआ, 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो W इक्वल टू यहां भी कितना हुआ, जीरो। अगर कभी भी मैकेनिज्म हो, या तो आपकी मैकेनिज्म और या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कहीं पे भी सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो वर्क डन आपका जीरो निकलेगा, ये आप ध्यान से समझ लेना।
दूसरा, इसमें एक आधा मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि सेमी सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और बॉडी यहां से मूव करके ऐसे आ गई, ठीक है, तब वर्क कितना, तो सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है, तब भी वर्क डन कितना होगा, 0। उस केसेस में वर्क डन कितना, 0 आपका, ठीक है। इससे अगले कॉन्सेप्ट पर आगे चलते हैं। तो वर्क का हमने डिटेल कल समझी थी, और आगे हमने आज हम इससे अगला टॉपिक है वो है हमारा एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में हम आप बात करेंगे। एनर्जी, द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, टू डू वर्क is called एनर्जी। मतलब कहने का मीनिंग यहां पे ये है कि आपके काम करने की जो क्षमता है उसको हम क्या लेंगे, एनर्जी। क्या लेंगे, एनर्जी। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। सबसे पहले अगर हम इसको लिखें फॉर्मूला, तो W इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखा Fs, ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। F वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला कैसे, अब एनर्जी भी यहां पे दो तरह की हो सकती है, बहुत सारी फॉर्म है, पर एनर्जी क्या है वो भी आपको समझ लेते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे लाइट एनर्जी हो गई, आपका साउंड एनर्जी हो गई, ये सब एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, और आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, ठीक है। तो अब मेन जो पार्ट्स हैं एनर्जी के, वो उसका पार्ट्स है मैकेनिकल एनर्जी। जो एनर्जी का जो पार्ट है हमारे पास, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। पहला पार्ट मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है बच्चों, इसके दो पार्ट होते हैं, ये आपको पूरा डिटेल से समझना। आपको ये मत समझना कि एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, एनर्जी के दो पार्ट नहीं, मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट है। उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि अगर कोई बॉडी रखी हुई है, उसकी वजह से एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो क्या है, पोटेंशियल है। मान लिया कोई बॉडी यहां पे h हाइट पे रखी हुई है, h हाइट पे रखी हुई है यहां पे, और इसका मास m है, ठीक है। तो उस केसेस में इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी हो गई, वो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी आपकी W इक्वल टू फोर्स इंटू हाइट। तो फोर्स इंटू हाइट, फोर्स हो गई mg, क्योंकि नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है इसका mg, और इंटू h। तो फॉर्मूला हमारा बन गया W इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या बना, W इक्वल टू mgh। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल तो आपने समझ ली कि उसकी स्टेबिलिटी की वजह से, यानी कि बॉडी स्टेबल है कि, तो स्टेबिलिटी की वजह से जो एनर्जी बनी उसको हमने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला बन गया mgh। अब हम निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक, एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग है कि बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी बनती है, यानी कि बॉडी मूव कर रही है, उसकी वजह से जो एनर्जी बनती है वो क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी है। फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, मान लिया W इक्वल टू हमने लिखा Fs, और यहां से हमने फॉर्मूला लगाया V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। यहां तक समझ में आ गया होगा, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। मान लिया कोई बॉडी है, वो इनिशियल में क्या है, रेस्ट पे है, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी बोल सकता है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। कोई भी बॉडी होती है तो वो पहले क्या हो, रेस्ट में होती है, तो U क्या हो गया हमारा 0। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो यहां से फॉर्मूला कितना बना आपका, S बराबर V स्क्वायर अपॉन 2A, V स्क्वायर अपॉन 2A।
और F जो होता है, आपने न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ा था कि F बराबर जो होता है वो होता है बच्चों ma। F बराबर क्या होता है, ma। तो यहां से इन दोनों रिलेशंस का हम यूज करके W इक्वल टू उसी को हम K बोल देंगे। तो F की जगह तो पुट कर दो ma। F इज इक्वल टू क्या हो गया, ma। F की वैल्यू कितनी हुई, ma इनटू S। S का रिजल्ट कितना आया, 1/2 v स्क्वायर अपॉन 2a। 2 बार लिख दिया 2 हमने, उसको 1 टाइम लिखना है क्योंकि एक बार हमने 2 इसका यूज कर लिया है, ये यहां तक। तो यहां से हम इसको रिजल्ट लिखेंगे, तो W इक्वल टू K इक्वल टू, अब A से A क्या हो गया, कैंसिल, एक्सीलरेशन कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब फॉर्मूला बना हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका किसका बन गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। तो दो फॉर्मूले आपको याद रखने 10th क्लास में आईएससी बोर्ड में, क्या एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा फॉर्मूला आपका बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। किस चीज का फॉर्मूला बनेगा, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन आपके सामने, F इक्वल टू ma एंड W इक्वल टू K। F की जगह ma पुट करना है और S की जगह आपको v स्क्वायर अपॉन 2a रखना है और सीधा रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसमें अगर हम एक थ्योरम होती है, उसका नाम होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। एनर्जी थ्योरम ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका प्रूफ मैं आपको समझा रहा हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब है कि टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल, वो बराबर होगी किसके, वर्क डन के। कि वर्क को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी, यानी कि दोनों एक ही चीज है। वर्क क्या है, एनर्जी बोल सकते हैं उसको। तो इसका मतलब यहां पे अगर मान लो एक बॉडी है, उसकी इनिशियल स्पीड u है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, v। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को इसको u को इधर लाके माइनस कर देता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाई m से मल्टीप्लाई किया, हाफ m से लिख लो, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर बराबर हाफ m a इंटू 2s। देखो ध्यान से समझो मैंने क्या करा है, हाफ m से मल्टीप्लाई किया, 2as तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर का जो पोर्शन है ये इसको बोलेंगे kf माइनस ki। तो ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल, kf इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और ki का मतलब इनिशियल, हाफ m u स्क्वायर। तो अब देखो यहां पे ma किसको बोलते थे, f को, f का मतलब फोर्स इंटू s, फोर्स इंटू S। तो F इंटू एस कितना होता है, वर्क डन। तो इट मीन्स KF माइनस KI इक्वल टू W, KF माइनस KI इक्वल टू W, या ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल टू डेल्टा K। इट मीन द चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के उस एग्जाम में आ सकता है, लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एससी बोर्ड में 3 मार्क्स में। स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं लिखना, स्टेटमेंट में सिर्फ इतना लिखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन, बस ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने आपको समझाई है, और इस थ्योरम के लिए शॉर्टकट बताया है कि इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं, KF माइनस KI इक्वल टू W। ओके, ऑल द बेस्ट।